ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम गले के कैंसर पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर असीम सर। अभी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, जयपुर से श्रवण है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, जैसे लंग्स का कैंसर है, इसमें डॉक्टर्स जो है 6 कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। ओके। तो उसके बाद में 6 कीमोथेरेपी जैसे मान लीजिए आप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, ओके या तो उसके बाद में क्या उसमें नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है क्या रहता है, और उसमें कुछ क्योरेबल है क्या ये जो लंग्स का कैंसर? देखो श्रवण जी, ऐसा है कि जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि कोई भी कैंसर स्टेज उसका क्योरेबिलिटी स्टेज पे डिपेंड करती है। तो जैसे स्टेज अर्ली स्टेज का कैंसर है तो वो जनरली क्योर हो जाता है। जनरली इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती मेडिकल साइंस में, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज चांस है कि स्टेज 1 और 2 के कैंसर बहुत अच्छी तरह से क्योर हो जाते हैं, चाहे वो लंग कैंसर ही क्यों ना हो। अभी आपने पूछा कि 6 कीमोथेरेपी पेशेंट को मिल चुका है, तो हो सकता है उनको स्टेज 3 और 4 का कैंसर हो। सपोज मान लें स्टेज 4 का कैंसर है, तो उसमें जनरल प्रोटोकॉल होता है कि हम 6 कीमोथेरेपी देते हैं और उसको पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, या कभी एक पर्टिकुलर वेराइटी एडिनोकार्सिनोमा उसके अंदर हम मेंटेनेंस कीमोथेरेपी देते हैं। तो अगर हो सकता है कि वो आपका स्क्वामस सेल या अन्य वेराइटी हो जिसके अंदर 6 कीमोथेरेपी के बाद हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसका 3 महीने पे स्कैन रिपीट करेंगे। 3 महीने पे अगर स्कैन सेम है, नॉर्मल है, तो उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देके 6 महीने में फिर करेंगे। या इन बिटवीन अगर कोई सिम्टम पैदा हो गया, जिसको खांसी बढ़ गया या सांस में तकलीफ है, तो उसके जांचें वापस दोबारा की जा सकती है। और अगर पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह से करता है तो ये ऑब्जर्वेशन पीरियड कितना भी लंबा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, मिनहाज है जयपुर से। मिनहाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अब कैंसर है और काफी महंगे हर जगह इलाज है, तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर मतलब पेशेंट के लिए थोड़ा सस्ता इलाज मुहैया होता हो? कुछ रेफर कर सकते हैं आप ऐसा? मिनहाज, अच्छा चलो, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और इसका जवाब भी ऐसा है कि जैसे अभी मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अर्लियर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में था। दोनों ही जगह पे इलाज हम कहेंगे कि सस्ता हो सकता है, होता है। जैसे कुछ PPL पेशेंट्स हैं, उनका बिल्कुल फ्री इलाज हो जाता है। जैसे C कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के पेशेंट हैं तो उनका इलाज इतना महंगा नहीं होता। दवाई भी काफ़ी सस्ती कीमत में अवेलेबल है और काफ़ी प्रिंट रेट से कम दवाई में अवेलेबल होती है। लेकिन इस सवाल को मैं दूसरी तरह से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली हमारा इंडिया में टेंडेंसी ऐसा है कि हम लोग और सब काम करते हैं, सब में पैसा लगा देते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके मदर फादर सोचते हैं कैसे एजुकेशन कंप्लीट होगी, कैसे इसका शादी होगा, ब्याह होगा, है ना, और क्या क्या हमें सामाजिक जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, उसके लिए हम पैसा बचा के रखते हैं। शुरू से हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं या हम कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। जब हमारे अंदर ये टेंडेंसी पैदा हो जाएगी कि हम आप ये सोचेंगे कि हम बीमारी के लिए भी कुछ पैसा जमा करके रखें, तो शायद आपको ये महसूस नहीं होगा कि इलाज इतना महंगा है। बस एक छोटे सेंटेंस साथ ख़त्म करता हूँ कि सपोज आदमी आज एक मिडिल क्लास मैन है, वो एक शादी में 15-20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगाता है, बड़ी खुशी से लगाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है और लोग भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि आपने अच्छी शादी करी, ये करी। लेकिन यही अगर 10 लाख रुपए उसको किसी की जान, अपने फैमिली मेम्बर के खुद की जान बचाने के लिए लगाना होगा, तो क्या इलाज बहुत महंगा है। क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि हम इस बात को ऐसा समझें कि इलाज कोई भी आदमी बीमार हो सकता है और उसको इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं कैंसर ही हो, लेकिन इलाज कराना पड़ सकता है। कोई जैसे एक्सीडेंट ही हो गया तो आपको इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो आप ज़्यादा अच्छा ये कि हम लोग उसको सेविंग करके रखें जी, प्लान करके रखें कि एक लाइफस्टाइल और एक पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी हमें काम पड़ सकता है, तो शायद आपको महंगा नहीं लगेगा। और वैसे आपके जवाब के हिसाब से हमारा हॉस्पिटल काफ़ी सस्ता और अच्छा इलाज देता है और इसमें हम लोग सारे इन्वॉल्व हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश जी हैं जयपुर से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि कुछ लोग जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको तो कैंसर हो सकता है। लेकिन मेरे रिलेटिव थे जो उन्होंने कभी आज तक धूम्रपान नहीं किया या ये बड़ा सामान्य सा सवाल जानना चाह रहे हैं कि वो बड़ा व्याकुलता है उनके मन में जानने की। तो ट्रीटमेंट उनका हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो सका। तो ऐसे मतलब ऐसे क्या रीजन है कि जो बिना स्मोकिंग के भी उनको कैंसर हो गया, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। शॉर्ट में जाना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। यही चीज़ मैं सोच रहा था कि शायद एंकर आरपीजे में पूछेंगे
लेकिन ये बात है कि ऐसा स्मोकिंग ही अकेला जिम्मेदार फैक्टर नहीं है कैंसर करने के लिए। 45% पुरुषों का कैंसर स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग वगैरह से होता है, बाकी जो 55% है वो अदर रीजन से होते हैं। तो इसके लिए ऐसा आप ये सोचिए कि बिना स्मोकिंग के अगर कैंसर हो रहा है तो अगर आप स्मोकिंग करके उसकी रिस्क को क्यों बढ़ा रहे हैं, पहली बात। और दूसरा आपने पूछा कि उसका इलाज है कि नहीं, तो कैंसर का इलाज डेफिनेटली है, डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वीसी गुप्ता जी हैं मंदसौर से। वीसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, ये मेरी सिस्टर के गुदा में कैंसर है। ओके। और उसमें दर्द होता है और 2-2 घंटे बाद, और बड़े बेचैन रहती है। इसके लिए कोई इलाज है? हाँ, गुदा का कैंसर यानी एनोरेक्टल कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होता है, और इसका बेसिक इलाज रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से होता है। और उसके बाद हम करीब 6 महीने तक कीमोथेरेपी के कोर्सेज देते हैं, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इससे न केवल दर्द कम हो जाता है, बल्कि जो सामान्य बाउल का प्रोसेस है, मतलब आंत का प्रोसेस है, वो भी चालू हो जाता है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आपको इलाज कराना चाहिए, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, डेफिनेटली होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे सारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindiannews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।